हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो शी हल्क का एपिसोड नंबर 2 मेरे बाथरूम में बिताए हुए टाइम से भी छोटा था, लेकिन उस चीज की कमी इसने ईस्टर एग्स भर भर की पूरी कर दी। तो वोल्वरीन के एमसीयू में आने से लेकर तैमूर के आधे निकले हुए हाथ तक, कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं शी हल्क के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो बिना अंतरिक्ष में मोबाइल का नेटवर्क ढूंढे चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो शी हल्क का एपिसोड 1 शुरू होता है मार्वल के लोगों से और मैंने पिछले एपिसोड में मिस कर दिया था, लेकिन इस वाले लोगों में इन लोगों ने मिस मार्वल को और इसके अलावा जेन फॉस्टर की थॉर को भी ऐड कर दिया है। फिर इसके बाद हम एक न्यूज बुलेटिन देखते हैं जिसमें शी हल्क का ऐसे ड्रॉन वाला डिस्क्रिप्शन दिया गया है और ये काफी हद तक कॉमिक बुक से मिलता जुलता है। फिर इसके बाद कई सारे न्यूज चैनल्स है जो इसी चीज को कवर कर रहे हैं, विच मेक्स मी थिंक कि क्यों कभी जे जोना लसन इस बात को कवर नहीं करते। स्पाइडरमैन से फुर्सत मिले तब तो। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि पिछले एपिसोड के एंड में शी हल्क ने जिसको पेला था टाइटानिया, वो और कोई नहीं बल्कि एक सुपर पावर्ड इन्फ्लुएंसर है। हालांकि कॉमिक बुक्स में मैंने पहले भी बताया कि उसका ओरिजिन काफी डिफरेंट होता है, लेकिन इस वाले शो में इन लोगों ने एक डिफरेंट टेक लेने की कोशिश करी है और ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग भी होगा कि ये चीज किस डायरेक्शन में जाती है। आखिरकार उसे अपनी सुपर पावर्स मिली तो मिली कैसे और उसके भी ऊपर से वो इन्फ्लुएंसर कैसे बन गई। और हाँ, जो इसके लॉयर्स एक्सक्यूज दे रहे थे ना कि टाइटानिया ने जो कुछ भी किया वो लो ब्लड शुगर की वजह से किया, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लो ब्लड शुगर में इंसान एग्रेसिव नहीं होता बल्कि उसके ताजे ठंडे पड़ जाते हैं, मतलब सिर दुखने लगता है, चक्कर आने लगता है, लेटे रहने का मन करता है। तो इसके वकील लोग जो भी बोल रहे हैं एकदम सांड की टट्टी है। तो जैसे शी हल्क कोर्ट में जाकर केस लड़ती है, अपना ओपिनियन देकर अपने क्लाइंट लोग को बचा के ले जाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको भी अपना सही ओपिनियन देने के पैसे मिल सकते हैं तो क्या बोलोगे? इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं प्रोबो नाम के एक ओपिनियन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जहां पर बॉलीवुड, हॉलीवुड, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स और दुनिया जमाने के सवाल की कैटेगरीज मिल जाएंगी और इनमें से किसी भी सवाल का सही यस और नो ओपिनियन देने पर आप पैसे कमा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इनका एक क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच इंडिया जीत पाएगी या नहीं? मुझे लगता है ऑफ कोर्स इंडिया जीत जाएगी, तो मैंने यस कर दिया। फिर इसके बाद अगर इसका दूसरा सवाल देखिए तो क्या शी हल्क शो में हमें डेयर डेविल वर्सेस शी हल्क की बैटल देखने को मिलेगी? मुझे लगता है कि हाँ, तो मैंने यस कर दिया। फिर इसके ऊपर से विड्रॉल्स बहुत ही सेफ और सिंपल है क्योंकि पेटीएम या फिर यूपीआई से कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहां से जाकर डाउनलोड करने और मेरा कोड यूज करने पे आपको मिलेगा अप टू 50 रुपीज का साइन अप बोनस भी। लेकिन इसके अगले ही सीन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से शॉट देखते हैं जिसमें लीगल केस नाम का बार एंड ग्रिल है और ये चारों शब्द पूरी तरह से वकालत को सिग्निफाई कर रहे हैं। लीगल केस मतलब कोर्ट का केस, उसके बाद बार मतलब बार काउंसिल और ग्रिल मतलब वकील जो अपने क्लाइंट्स और जो विक्टिम्स होते हैं उनको ग्रिल करता है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें यह पता चलता है कि जेनिफर ने जो अपना पूरा स्टंट किया था शी हल्क को लेकर, तो उस वजह से उसको डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोस्ट से हटा दिया गया है और शी हल्क होने की वजह से उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रहा। लेकिन इस शॉट में एक बहुत ही बढ़िया सी डिटेलिंग थी कि शी हल्क जब दारू पीती है तो उसका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है कि दारू को बढ़िया पचा लेती है, लेकिन जैसी ह्यूमन फॉर्म में आती है तो वो एकदम ड्रंक हो जाती है और वो ऐसे करके बहुत ही बढ़िया तरीके से टोनी स्टार्क का मजाक भी बना देती है। ठीक है, आप अच्छी दिखती हो इसलिए बेनिफिट ऑफ द डाउट देके छोड़ रहे हैं, नहीं तो हर चीज की एक लिमिट होती है। लव यू 3000। और इसके बाद कुछ दिन तक बेरोजगारी से जूझने के बाद वो अपना लैपटॉप खोलती है और उसके वेब पेज पे इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जितनी मैंने पिछले 5 महीने से मार्वल में नहीं देखी। सबसे पहले तो क्यूआर कोड जो मैंने पिछले एपिसोड में मिस कर दिया था, तो इस एपिसोड का क्यूआर कोड आपको लेके जाता है मार्वल की वेबसाइट पे और आपको मिलती है 2004 की शी हल्क का इशू नंबर 1, जिसकी कहानी को अगर आप पढ़ने जाओगे तो वो बेसिकली वही सब कुछ है जो हम शो में देख रहे हैं। मतलब जेनिफर वॉल्टर्स शी हल्क बनने के बाद अपनी लॉ डिग्री, अपने जॉब, अपने बॉयफ्रेंड और अपनी सुपर हीरोइन को एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके बाद अगर आप इसका टॉप वाला बार देखोगे तो वहां पर भी हमें ढेर सारी चीजें देखने को मिलती है। जैसे पहले तो फाइंड एन एंटमैन, मतलब एंटमैन को खोज के दिखाओ, फिर उसके बाद नॉर्स माइथोलॉजी, फिर उसके बाद एवेंजर्स और आयरन मैन के नाम से जूते बेचे जा रहे हैं। लेकिन इसके नीचे वाले 2 आर्टिकल बड़े इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो इटर्नल्स का रेफरेंस है, मतलब तैमूर का वो जो हाथ समुद्र से बाहर निकला हुआ था, तो फाइनली किसी ने उसको नोटिस किया और यहां पर ड्रॉप किया हुआ है कि आखिरकार एक स्टैच्यू बाहर क्यों निकल रही है। लेकिन इसके ऊपर वाला आर्टिकल जो है उसने मेरे दिल, दिमाग, हर चीज को थाम दिया क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि एक क्लॉज वाला इंसान बार में फाइट कर रहा था। अब देखो, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं, वोल्वरीन को लेकर रेफरेंस है क्योंकि वोल्वरीन को ही बार में जाकर दारू पीने का शौक है और अगर आप लोगों ने एक्समेन का फर्स्ट पार्ट देखा है तो उसमें वो बार में जाकर अपने क्लॉज का इस्तेमाल करके फाइट करता है और कुछ दिनों पहले जो इनसोमनियाक का वोल्वरीन गेम आया था तो उसमें भी उसको अपने क्लॉज से बार में ही फाइट करते हुए दिखाया है। लेकिन इस चीज का मतलब क्या हो सकता है? क्या म्यूटेंट्स और वोल्वरीन ऑलरेडी एमसीयू में एग्जिस्ट करते
करते हैं और अभी तक उनके बारे में किसी को भी नहीं पता। बट नॉनदलेस ये पहली बार था जब मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन लोगों ने वुल्वरीन का किसी भी तरह से मेंशन किया एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। और मुझे लगता है कि वो दिन भी अब दूर नहीं है जब हम एमसीयू में वुल्वरीन को देख लेंगे। लेकिन इसके नीचे एक और छोटी सी हेडलाइन है जो बहुत क्लियरली नजर नहीं आती, लेकिन मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि साइंटिस्ट डिस्कवर अ सेटलमेंट इनसाइड। अब देखो इससे बहुत ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मे बी ऐसा कुछ हो कि यहाँ पर क्वांटम रेल्म की बात करी जा रही हो। अगर जेनिफर वॉल्टर्स इन तीनों में से किसी एक टाइटल पर क्लिक भी कर देती तो मुझे अगले 10 वीडियोस तक का कंटेंट मिल जाता। फिर इसके बाद जेनिफर के पास एक मैसेज आता है जिसमें उनकी माँ उनको डिनर के लिए इनवाइट कर रही होती है और हम देखते हैं कि जेनिफर का जो वॉलपेपर है वो और कुछ नहीं बल्कि अमेरिकाज एस का है। और ये देख के मुझे रियलाइज हुआ कि मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में पापा लोग बड़े विचित्र किस्म के हैं। एक तरफ मिस मार्वल के हैं और जेनिफर के हैं जो उनको बढ़िया तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, बुद्धिमान टाइप के। वहीं दूसरी तरफ बेंगो और ईगो जैसे एक नंबर के हरामी लस्सन है। खैर नंदलेस हमको पता लगता है कि जेनिफर की जितनी भी परेशानी है वो ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली, क्योंकि उसको थोड़ी ही देर बाद GLK&H नाम की एक फर्म से जॉब ऑफर आता है। अब GLK&H एक्चुअली में मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली एक बड़ी सी लॉ फर्म है इस शो की तरह, जिसको 4 बड़े बड़े लोगों ने एस्टैब्लिश किया था, गुडमैन, लीबर, कर्ट्जमैन और हॉलीवे, जो इस सीन में आते हैं। और अगर आप इनके लोगों को थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो जो आज से कुछ टाइम पहले जब शी हल्क का शो अनाउंस हुआ था तो उसका लोगो भी ऐसा ही था। अब कॉमिक बुक्स की तरह इस वाले शो में भी GLK&H का एक काम होता है कि वो अपना नया सुपर हीरो डिवीजन एस्टैब्लिश करते हैं जिसकी वो हेड को अपॉइंट करते हैं शी हल्क के फॉर्म में। जेनिफर नहीं, शी हल्क, मतलब उसको जब भी ऑफिस आना है तो शी हल्क बन के आना पड़ेगा। और ये चीज जो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसको और बढ़ावा दे देती है कि उसको जेनिफर बन के रहना है या फिर शी हल्क बन के। शी हल्क उसकी लाइफ को इतना ज्यादा बड़े तरीके से इन्फ्लुएंस करती जा रही है कि उसको समझ में भी नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। वो जब ऑफिस पहुंचती है तो अपने बॉस को बताने की कोशिश करती है कि वो शी हल्क नहीं है, जेनिफर है। उसके पास एक अच्छी खासी डिग्री है और उसे अपने क्लाइंट्स को डिफेंड करने के लिए अपने अपीयरेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो ये सारी चीजें वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके बताती है कॉमिक बुक्स की तरह। लेकिन इतना सुनेगा कौन? उनको शी हल्क चाहिए तो शी हल्क को दे देती है। एक बढ़िया सा ऑफिस मिलता है और इसी से थोड़ा पहले हम एक बढ़िया सा सीन देखते हैं जहां पर एक ऑफिस के अंदर कॉमिक बुक्स है। और आप सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन शी हल्क के पूरे शो में सबसे लकी आदमी एक जापानी अंकल है। अब इस वाले शॉट में वैसे तो हमें बहुत सारी कॉमिक बुक्स देखने को मिलती है, जैसे कैप्टन अमेरिका की, फिर एवेंजर्स की, फिर थॉर की, फिर हल्क की। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा नोटिस में आती है वो है कैप्टन अमेरिका का एक व्हाट इफ वाला इशू कि क्या होता अगर कैप्टन अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर सुपर सोल्जर्स को लीड करते तो। या फिर इसके बाद हमें एवेंजर्स का इशू नंबर 4 देखने को मिलता है जो 1960s में रिलीज हुआ था, which makes me think कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एवेंजर्स तो आयरन मैन 1 के साथ डेब्यू करे थे, तो 1960s में कौन कॉमिक्स लिख रहा था, वो भी इतनी ज्यादा एक्यूरेट। खैर ऐसा हो सकता है कि कॉमिक बुक्स अभी लिखी गई थी लेकिन उनको एक पुराना टच दिया गया हो। लेकिन इसके बाद जेनिफर को यह पता लगता है कि उसको एमिल ब्लॉन्स्की का केस लड़ना है और उसको डिफेंड करके पैरोल पे बाहर निकालना है। और जब वो उससे मिलने जाती है तो हमको रियलाइजेशन होता है कि एमिल ब्लॉन्स्की काफी रिफॉर्म हो चुका है। जो चीजें उसने इनक्रेडिबल हल्क में करी थी, मतलब हार्लेम शहर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना और हमारे हल्क से लड़ना, ये सारी चीजें उसे अभी भी याद है। बाय द वे इस पूरे सीन को देखने के बाद मुझे ये भी रियलाइजेशन हो गया कि इनक्रेडिबल हल्क मूवी अब एमसीयू में कैनन हो चुकी है। लेकिन एमिल ब्लॉन्स्की अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है, उसे दुनियादारी गुंडागर्दी से कोई मतलब नहीं है और उसे अपने 7 सोलमेट्स के साथ एक घर में रहना है। अब सबसे पहले जब उसने सोलमेट्स बोला तो मेरे दिमाग की बत्ती इतनी नहीं जली, लेकिन जब उसने 7 सोलमेट्स बोला तो अपना दिमाग एकदम फास्ट चलने लगा। अब व्हाट आई थिंक इज कि ये 7 सोलमेट्स जो हैं ये एमिल ब्लॉन्स्की की गर्लफ्रेंड्स या लाइफ पार्टनर्स नहीं होने वाले, बट इसी की तरह दूसरे हरामी लस्सन लोग होंगे जो प्रोबेबली आगे जाकर एमसीयू में थंडरबोल्ट्स का सेटअप करेंगे। खैर तो एमिल से बात करने के बाद जेनिफर के मन में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है और वो अपने कजिन हल्क को कॉल करती है जो एक स्पेसशिप में बैठा हुआ है और कहीं दूर निकल पड़ा है। तो मुझे ये बता दो कि मोबाइल नेटवर्क कौन सा है? हमारा तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते तो बंद हो जाता है। बट नॉनदलेस इस वाले शॉट को देखकर मेरी पुरानी वाली थ्योरी और भी ज्यादा कंसोलिडेट हो जाती है कि प्रोबेबली हल्क सकार पे जा रहा है अपने बच्चों से मिलने। एंड देखो ये बात तो समझ में आ गई कि अब अगले कुछ टाइम तक हम लोग ब्रूस बैनर या फिर हल्क को एमसीयू में नहीं देखने वाले, लेकिन अगर वो सकार पे गया है तो इससे प्रोबेबली वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन को थोड़ा सा ज्यादा कंटेक्स्ट मिल जाता है। क्या पता हो जाए, सुपर हीरो फैंस हैं, उम्मीद रखना अपना काम है। लेकिन एपिसोड के एंड होते होते जेनिफर जब अपने बॉस को कॉल करती है तो कहता है न्यूज ऑन करके देख लो, और हमको रियलाइज होता है कि न्यूज पर शैंग-ची में होने वाली एबोमिनेशन की फाइट की क्लिप चल रही है। अब देखो अगर आप इस शॉट को देखकर कंफ्यूज
कंफ्यूज्ड हो कि अगर ये चीज अभी हो रही है तो फिर शैंग-ची की टाइमलाइन और शी-हल्क की टाइमलाइन एक साथ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि शैंग-ची का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उसमें ब्रूस बैनर का हाथ अभी भी टूटा हुआ था, तो फिर ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? तो व्हाट आई थिंक इज कि अबॉमिनेशन शायद दोबारा से भाग निकला होगा, लेकिन ये जो क्लिप प्ले हो रही है ये पुरानी है। प्रोबेबली उस टाइम पर किसी ने इसको शूट कर लिया होगा और न्यूज चैनल को दे दिया, तो वो अभी इसको प्ले कर रहे हैं। लेकिन अबॉमिनेशन कोई और फाइट लड़ने गया है वोंग के साथ। तो कुल मिला के शी-हल्क का एपिसोड 2 एक ठीक ठाक एपिसोड था, जिसने स्टोरी को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की बजाय हमें ढेर सारे ईस्टर एग्स दिए, और आई एम नॉट कंप्लेनिंग, मुझे तो देख के मजा आ गया, स्पेशली वो लोगन वाला। और आप सबका इनके बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, प्रोमो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लो और मेरा कोड यूज करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। Hey channel, welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome.